नमस्कार दोस्तों, पीसीएस क्रांति प्लेटफ़ॉर्म के करंट अफ़ेयर्स क्लास में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज करंट अफ़ेयर्स फरवरी माह समसामयिकी घटना चक्र का आर्थिक परिदृश्य टॉपिक को आज हम कवर करेंगे और आर्थिक परिदृश्य टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। न केवल यूपीएससी, पीसीएस, आरओ, वनडे एग्ज़ाम सभी एग्ज़ाम में देखा जाए तो यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम जो है यूपीएससी या पीसीएस में जो भी है उसके प्रीलिम्स में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और मेंस में कौन से टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो उन सभी बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसके पहले फरवरी माह के समसामयिकी घटना चक्र का राष्ट्रीय और इंटरनेशनल वाला जो घटनाक्रम है, तो उन दोनों टॉपिक को हम अच्छे से कवर कर चुके हैं। तो आप हमारे पुराने क्लास को भी देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं चैनल से जुड़ के। ठीक है? चलिए हम अपने क्लास पे चलते हैं। तो आर्थिक परिदृश्य में इसमें देश-विदेश की आर्थिक महत्व की घटनाओं और आर्थिक संगठनों की गतिविधियों पे हम दृष्टि रखेंगे, ठीक है? चलिए इसमें देखते हैं पहला टॉपिक जो है आपका बुल्गारिया का यूरो ज़ोन में जो है शामिल होना। तो ये टॉपिक जो है आपका मेंस के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रीलिम्स के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है? मेंस में यूपीएससी में और पीसीएस वगैरह में जो है, भारत का यूरोपीय संघ से कैसा संबंध होना चाहिए या कैसा है, तो उसके बारे में जो है मेंस के में क्वेश्चन आता है, भारत और यूरोपीय संघ का संबंध। तो अभी जो है यूरोपीय संघ भारत से एक प्रकार से फ्री ट्रेड डील भी किया है, तो इसलिए जो है यहाँ से क्वेश्चन अनिवार्य है कि यहाँ से कोई न कोई क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो इसमें मैं प्रीलिम्स के लिए क्या क्वेश्चन इसमें आ सकता है, एक तो बुल्गारिया यूरो ज़ोन में कौन-कौन से देश हैं? बुल्गारिया के संदर्भ में भी पूछ सकता है कि बुल्गारिया की जो है राजधानी क्या है? और यूरो ज़ोन में जो है कौन से नियम के तहत शामिल हुआ है? और यूरो ज़ोन में कौन-कौन से देश आते हैं? या कह सकते हैं कि यूरो जो यूरोपीय यूनियन का मुद्रा है, उस मुद्रा को अपनाने वाले कौन से देश हैं? कौन से नहीं अपनाते हैं? यूरोपीय संघ क्या है? तो इन सभी टॉपिक से जो है आपके प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकते हैं और मेंस में तो आएगा ही, ठीक है? चलिए इसके बारे में कुछ संक्षेप में बातें कर लेते हैं। 2007 में यूरोपीय संघ में शामिल होने के साथ ही बुल्गारिया ने ये प्रतिबद्धता व्यक्त की थी कि वह यूरो ज़ोन में शामिल होगा, ठीक है? और उसकी अपनी मुद्रा, तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि बुल्गारिया का जो अपनी मुद्रा है, क्या है? उसका नाम लेव को यूरो से जो है प्रतिस्थापित करेगा। अर्थात मतलब अब यूरो को अगर अपनी मुद्रा अपनाएगा तो अपनी जो उसकी लोकल मुद्रा है, उसको जो है एक प्रकार से उसको हटाएगा, ठीक है? तो ये 1 जनवरी 2026 से बुल्गारिया की आधिकारिक मुद्रा यूरो हो जाएगी। वह यूरो ज़ोन में जो है पूरी तरह से शामिल हो जाएगा, ठीक है? तो यूरो ज़ोन में कौन-कौन से सदस्य हैं, इसके बारे में थोड़ा-सा हम चर्चा कर लेते हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फ़िनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, लक्ज़मबर्ग, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया, माल्टा, साइप्रस, स्लोवाकिया, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, क्रोएशिया एवं बुल्गारिया, ठीक है? तो इतने देश जो है इसमें शामिल हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो अब जो है 21 देश हो गए हैं। कभी-कभी स्टेटमेंट ये भी बना सकता है, यूरो ज़ोन में शामिल कुल मेंबर जो है 21 हैं या कुल मेंबर जो है 22 हैं। इस तरह से स्टेटमेंट आपको बना सकता है। तो इसलिए जो है टोटल अभी जो है 21 मेंबर हो गए हैं। इससे पूर्व क्रोएशिया 1 जनवरी 2023 में यूरो ज़ोन का 20वां जो है सदस्य देश बना था, ठीक है? ये भी इम्पोर्टेंस फैक्ट है, तो इसके संदर्भ में यहाँ भी पूछ सकता है, क्रोएशिया के संबंध में भी। आगे देखते हैं, वे देश जो यूरो को उपयोग करते हैं, लेकिन यूरोपीय संघ या ईयू जिसको बोलते हैं, यूरोपीय संघ के सदस्य नहीं हैं। ऐसे कौन से देश हैं, जो यूरो का यूज़ करते हैं? एंडोरा, मोनाको, सैन मारिनो, वेटिकन सिटी, कोसोवो, मेंट मोंटेनेग्रो, ठीक है?
इसके अतिरिक्त यूरोपीय देशों से कुछ विशिष्ट क्षेत्रों द्वारा भी यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। कुछ देश या क्षेत्रों ने यूरो को विशेष समझौता या स्वतंत्र निर्णय के तहत जो है अपनाया है। अभी भी यूरोपीय संघ के 6 देशों ने यूरो मुद्रा को अब तक न तो अपनाते हुए अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं को जारी किया है, ठीक है? मतलब यूरो मुद्रा को अपनाते हुए अपनी उनकी जो लोकल मुद्रा है उसको भी अपनाए हुए। ये 6 देश जिनकी उनकी राष्ट्रीय मुद्रा भी है, चेक गणराज्य तो इसकी अपनी मुद्रा कोरूना या क्राउन है। डेनमार्क की डैनिश क्रोन, हंगरी इसकी फ़ोरिंट, पोलैंड ज्वालाटी, रोमानियाई लियू, स्वीडन के स्वीडिश कॉर्न, ठीक है? तो ये देश ऐसे हैं जो यूरो के साथ-साथ जो है अपनी उनकी लोकल मुद्रा भी अपनाए हुए हैं। इनमें से डेनमार्क जिसने यूरो अपनाने से औपचारिक रूप से बाहर रहने आउट ऑफ आउ ऑप्ट आउट का जो है चयन किया है, के अतिरिक्त शेष 5 देशों ने अभिसरण मापदंड कन्वर्जेंस क्राइटेरिया का अनुपालन सुनिश्चित होने पर भविष्य में यूरो को अपनी एकल मुद्रा के रूप में अपनाकर यूरो ज़ोन में शामिल होने की प्रतिबद्धता जताई, ठीक है? आगे देखते हैं। इसमें शामिल होने से इनको क्या फ़ायदा होगा? बुल्गारिया को जो है क्या फ़ायदा होगा? आर्थिक रूप से जो फ़ायदा होगा, निवेशकों के लिए विश्वसनीय माहौल बनेगा, आसान व्यापार होगा, स्थिरता, यात्रा में सुविधा के साथ-साथ यूरोपीय एकीकरण का जो है मजबूती होगा। यूरो अपनाने से यूरो क्षेत्र के भीतर विनिमय दर के उतार-चढ़ाव से जुड़ी लागत और अनिश्चितता घटेगी, सीमा पार लेन-देन अतिरिक्त खर्चे जोखिम घटेंगे तथा कीमतों की तुलना में आसान होने से व्यापार जो है निवेश में बढ़ावा मिलेगा, ठीक है? कुछ चिंताएँ भी हैं, चिंताएँ ये है नाग उस देश के जो है नागरिक मुद्रा परिवर्तन से महँगाई बढ़ने, संप्रभुता को लेकर चिंता रही है, ठीक है? जिसका बुल्गारिया में विरोध भी हो रहा है। आगे देखते हैं। यूरोज़ोन में शामिल होने के लिए किसी भी ईयू सदस्य देशों को maastricht ट्रीटी ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपके प्रीलिम्स के लिए, ठीक है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट maastricht ट्रीटी के अंतर्गत 4 अभिसरण मापदंड जो है पूरे करने होते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ प्रीलिम्स में बन सकता है कि maastricht संधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यूरोपीय संघ से, ब्रिक्स देश से, ब्रिक्स संगठन से या एससीओ संगठन से, तो इस तरह से जो है क्वेश्चन बना सकता है और ये जो है आपका यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है। आगे देखते हैं, तो ये 4 मुख्य मापदंड कौन-कौन से हैं? इसमें मूल्य स्थिरता प्राइस स्टेबिलिटी, स्वास्थ्य, सार्वजनिक वित्त, साउंड पब्लिक फाइनेंस, विनिमय दर स्थिरता, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट जो है ये एक प्रकार से मापदंड पूरा करना होता है। इसके अतिरिक्त कुछ संरचनात्मक शर्तें भी होती हैं। संधि यह भी देखती है कि देश के कानून, विशेष रूप से केंद्रीय बैंक से संबंधित प्रावधान यूरो केंद्रीय बैंक और ईयू संधियों के अनुरूप है कि नहीं है, ठीक है? बाजार एकीकरण, भुगतान संतुलन और अर्थव्यवस्था का ईयू में सहज समावेश भी एक महत्वपूर्ण मापदंड के रूप में देखा जाता है। यूरो देखते हैं, यूरो के बारे में यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में। यूरो यूरोपीय संघ के 27 देशों में से 21 देशों की आधिकारिक साझा मुद्रा है, ठीक है? ईयू के जो है कितने मेंबर हैं? 27 मेंबर हैं, जिसमें से 21 देश जो है इसको आधिकारिक मुद्रा स्वीकार किए हैं, जिनका समूह यूरोज़ोन के रूप में जाना जाता है। यूरो को 1 जनवरी 1999 को अकाउंटिंग करेंसी के रूप में जो है तथा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान हेतु लॉन्च किया गया था। इसके बाद 1 जनवरी 2002 को यह नकद लेन-देन के लिए आधिकारिक रूप से अपनाया गया। आज यह अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली में दूसरी सबसे अधिक यूज़ करने वाली मुद्रा हो गई। सबसे पहला जो है डॉलर यूज़ किया जाता है, उसके बाद जो है ईयू का यूरो मुद्रा जो है सेकंड स्थान पे आता है।
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए एक नया लोगो लॉन्च किया गया है। भारतीय ग्रामीण बैंक सेवाओं की पहुँच बढ़ाने के लिए ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंस टॉपिक है। ग्रामीण भारत में बैंकिंग सेवाओं की पहुँच बढ़ाने में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी जिसको बोलते हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आरआरबी को अधिक सक्षम प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा हाल के वर्षों में संरचनात्मक सुधार किए गए हैं। इसी क्रम में अब एक साझा लोगो के माध्यम से इन बैंकों की एकल एकीकृत ब्रांड पहचान सिंगल एंड यूनिफाइड ब्रांड आइडेंटिफाई बनाने का जो है पहल किया गया। कुछ इम्पोर्टेंट बातें देख लेते हैं फैक्ट। 18 दिसंबर 2005 को 2025 को आरआरबी के लिए एक साझा लोगो का अनावरण किया गया है, ठीक है? और उसका वन आरआरबी वन लोगो ये इसका लोगो होगा। वन स्टेट वन आरआरबी एकीकरण के तहत जो है 11 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में 26 आरआरबी का गठन 1 मई 2025 से प्रभावी हुआ। वर्तमान में 28 आरआरबी जो है कार्यरत हैं। लोगों का रंग गहरा नीला वित्त व भरोसा हरा जीवन एवं विकास का जो है इसका सूचक होगा। आरआरबी अधिनियम 66 के तहत 1975 में 5 आरआरबी से जो है शुरुआत किया गया था और पहला आरआरबी 2 अक्टूबर 1975 को आरआरबी अधिनियम 1976 के प्रावधानों के तहत जो है स्थापित किया गया था। आरआरबी में 50% मुद्रा जो है शेयर केंद्र सरकार का होता है और 15% जो है संबंधित राज्य सरकार का और 35% जो उसको स्पॉन्सर करते हैं उनकी रहती है। स्पॉन्सर बैंक का होता है, ठीक है? 18 दिसंबर 2025 को वित्त मंत्रालय के वित्त विभाग सेवा विभाग डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए एक साझा लोगो का अनावरण किया गया। इस साझा लोगों का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण समुदायों की सेवा वाले इन बैंकों की पहचान और दृश्यता अधिक मजबूत हो और एकीकृत राष्ट्रीय ब्रांड के रूप में जो है अपनाया जाए। और सरकार का नीति है वन स्टेट वन आरआरबी को जो है बढ़ाना है। इस सुधार का लक्ष्य अधिक कुशल आरआरबी का जो है निर्माण करना है। ठीक है। आरआरबी का क्या उद्देश्य होगा? आरआरबी की वित्तीय समावेशन और ग्रामीण विकास के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता का जो है सूचक भी है। आरआरबी की 90% शाखाएं जो है ग्रामीण अर्ध शहरी क्षेत्रों में है। आरआरबी के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की श्रेणी में आते हैं, ठीक है? ये अनुसूचित वाणिज्यिक क्षेत्र के बैंक में आते हैं। उल्लेखनीय है कि आरआरबी अधिनियम ने यह प्रावधान है केंद्र सरकार नाबार्ड और संबंधित राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक के परामर्श के बाद अधिसूचना द्वारा आरआरबी की एकीकरण कर सकती है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। विश्व असमानता रिपोर्ट बहुआयामी असमानता और भारत में जो है नीतिगत क्या संकेत हैं? तो ये टॉपिक भी आपके मेंस में जो है इसको आप एक फोल्डर के रूप में यूज कर सकते हैं और प्रीलिम्स में भी जो है यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और हर साल जो है विश्व असमानता रिपोर्ट कौन जारी करता है? किसी न किसी एग्जाम में ये आता रहता है, पूछता रहता है। विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 बताती है कि आज की असमानता केवल आय संपत्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि लैंगिक, जलवायु, मानव पूंजी और वैश्विक वित्तीय ढांचे और लोकतंत्र राजनीतिक तत्व एक बहुआयामी समस्या बन चुकी है, ठीक है? रिपोर्ट में केंद्रीय निष्कर्ष यह है असमानता कोई स्वाभाविक आर्थिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि नीतिगत, संस्थागत और राजनीतिक विकल्पों से बिगड़ने वाली स्थिति है। अर्थात इसे बदला जा सकता है। भारत के संदर्भ में रिपोर्ट और उस पर आधारित विश्लेषक संकेत देते हैं। तेज वृद्धि के बावजूद आय संपत्ति का वितरण ऐतिहासिक रूप से अत्यधिक विषम स्तर पर पहुंच चुका है, ठीक है?
तो भारत में असमानता के अगर स्तर देखा जाए तो कुल जनसंख्या जो है, यहाँ पे पीपीपी दिया है, परचेज पावर पैरिटी, और हिस्सा और संपत्ति में जो है कितना परचेज पावर पैरिटी है और कितना परसेंटेज। तो जनसंख्या का 50% जो है निचले पार्ट वाले जो हैं उनकी पीपीपी कितना है, 940 है, और कुल कुल आय में जो है उनकी हिस्सा 15% है। ठीक है। और मध्य के जो लोग हैं 40% जो है उनकी पीपीपी 4247 और 27% के समथिंग उनकी कुल आय में हिस्सा है। शीर्ष के 10% लोग जो है 35,901 पीपीपी है और कुल आय के हिस्सा में उनके 57.7% हिस्सा रखता है। और शीर्ष के 1% जो जनसंख्या के 1% लोग हैं उनके पास कुल पीपीपी आय का 1,40,649 रुपए है, जो कि कुल आय के हिस्सा में 22% से ज़्यादा जो है उनकी कुल आय में उनकी भागीदारी है। यह रिपोर्ट वर्ल्ड इनइक्वालिटी डाटाबेस और नवीन शोध लेखों पर आधारित है। यह रिपोर्ट असमानता को आय संपत्ति वितरण के साथ-साथ इन आयामों को भी जोड़कर देखती है। मानव पूंजी तक का असमान वितरण, जैसे शिक्षा पर प्रति बच्चा व्यय का जो है कितना अंतर है। जलवायु उत्तरदायित्व उत्सर्जन केवल उपभोग से नहीं, पूंजी स्वामित्व से भी जुड़ा है। लैंगिक असमानता अवैतनिक घरेलू देखभाल कार्यों की काम मानकर। वैश्विक वित्तीय प्रणाली की असमानताएं, अत्यधिक विशेषाधिकार, लोकतांत्रिक लोकतंत्र में राजनीतिक विभाजन और क्षेत्रीय भौगोलिक खाइयां। ठीक है। तो इसके पैरामीटर हैं। पैरामीटर: मानव पूंजी तक असमान पहुंच, जलवायु उत्तरदायित्व, लैंगिक असमानता, वैश्विक वित्तीय प्रणाली असमानता, लोकतंत्र में राजनीतिक भागीदारी। ये पैरामीटर भी जो है एग्जाम में पूछता है कभी-कभी। विश्व के शीर्ष 0.001% लोगों के पास, या अर्थात 56,000 अत्यधिक धनी लोगों के पास जो है आधी मानवता के लगभग 3 गुना अधिक संपत्ति है। ठीक है, जो संपत्ति का केंद्रीकरण दिखाता है। आबादी अधिकांश देशों में 10% आय और विशेषकर संपत्ति का बड़ा हिस्सा नियंत्रण रखती है, जबकि निचले 50% की हिस्सेदारी बहुत कम है। ठीक है, 10% के लोग बड़े मात्रा में जो है संपत्ति का केंद्रीकरण रखते हैं और 50% की हिस्सेदारी बहुत कम है। निचले 50% की कुल आय 8% और संपत्ति का 2% रखता है, जबकि शीर्ष 10% के कुल आय का 53% और संपत्ति का जो है 75% जो है नियंत्रण रखते हैं। ठीक है। मानव पूंजी और जलवायु में देखते हैं। बच्चों की शिक्षा स्तर पर सार्वजनिक सामाजिक निवेश क्षेत्रों में बीच विशाल अंतर सबसे अवसरों की भौगोलिक स्थिति बताता है, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी असमानता जो है बनी रहती है। रिपोर्ट बताती है जलवायु संकट असमानता केवल जीवन शैली खपत आधारित उत्सर्जन तक सीमित नहीं है, बल्कि निजी पूंजी स्वामित्व प्राइवेट कैपिटल ओनरशिप यानी कंपनी परिसंपत्तियों में निवेश उत्सर्जन निवेश भी उत्सर्जन असमानता को बढ़ाता है। वैश्विक उत्सर्जन में शीर्ष 10% की हिस्सेदारी अत्यधिक ऊंची और नीचे 50% की हिस्सेदारी बहुत कम होती है, लेकिन जलवायु झटकों का सबसे ज्यादा जो है गरीब समाज पर पड़ता है। लैंगिक असमानता रिपोर्ट बताता है कि यह अवैतनिक घरेलू और देखभाल कार्यों को जोड़कर दिखाती है कि महिलाएं कुल कार्य घंटों में अधिक योगदान देती हैं, पर श्रम आय में पीछे रहती हैं। इससे रोजगार और कौशल संपत्ति संचय और राजनीतिक भागीदारी तक जो है असर पड़ता है।
महिलाएँ वैश्विक श्रम आय का केवल 1/4 से कुछ अधिक हिस्सा अर्जित करती हैं, जबकि उनके कुल काम के घंटे घरेलू और देखभाल कार्य सहित पुरुषों से अधिक होता है। वैश्विक वित्तीय संरचना में देखते हैं, रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वित्तीय व्यवस्था ऐसी है कि समृद्ध देश सस्ते सस्ते में उधार लेकर उच्च प्रतिफल वाली परिसंपत्तियों में निवेश का लाभ लेते हैं, जबकि विकासशील देशों में महँगाई, देनदारी अ, आउटफ्लो का जो है दबाव रहता है। लोकतंत्र और राजनीतिक विभाजन, मल्टी-एलिट राजनीति, रिपोर्ट के अनुसार कई पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों में पारंपरिक वर्ग आधारित राजनीति कमजोर हुई है और आय, शिक्षा, महानगर, छोटे शहर, कस्बों के आधार पर नए राजनीतिक जो है विभाजन हुआ है। इसका असर यह है कि पुनर्वितरण रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए व्यापक सामाजिक राजनीतिक गठबंधन बनना कठिन हो जाता है। भारत के संदर्भ में रिपोर्ट क्या कहता है? भारत के संदर्भ में रिपोर्ट के अनुसार भारत में असमानता विश्व में सबसे ऊँचे स्तर पर बनी हुई है। ठीक है, हाल के वर्षों में इसमें बड़ा सुधार कुछ दिखता नहीं है। यह असमानता आय, संपत्ति, लैंगिक आयाम तीनों के साथ दिखाई देता है। साथ ही शीर्ष बनाम निचला अंतर स्थिर रहकर भी अत्यधिक बना हुआ है। ठीक है? भारत के संदर्भ में संकेत निकलता है, केवल तेज आर्थिक वृद्धि से समानता अपने आप नहीं आती, जब तक कि वितरण केंद्रित नीतियाँ, गुणवत्ता पूर्ण रोजगार निर्माण अवसर समानता को मजबूत करने और सार्वजनिक निवेश नहीं बढ़ते, तब तक लाभ सीमित समूहों तक सिमटने का जो है जोखिम बना रहता है। ठीक है? तो यहाँ से जो है क्वेश्चन आपका मेंस में भी आ सकता है दोस्तों। आपका जो सोशल जस्टिस वाला जो टॉपिक है मेंस में यूपीएससी का, वहाँ से जो है यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है असमानता को लेके जो टॉपिक है कि आर्थिक विकास जो है, आर्थिक वृद्धि से समानता अपने आप नहीं आती, बल्कि वितरण, गुणवत्तापूर्ण रोजगार, तो इस तरह से यहाँ पे मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आय असमानता का स्तर, रिपोर्ट के अनुसार भारत में शीर्ष 10 प्रतिशत कमाने वाले के पास राष्ट्रीय आय का 58% हिस्सा है, जबकि नीचे के 50% की हिस्सेदारी जो है 15% के आसपास उनके पास संपत्ति है। इसका मतलब यह है कि आय वितरण में भारत दुनिया का सबसे अधिक असमान देशों में गिना जाता है। ठीक है? खासकर जो है जनसंख्या को ध्यान में रखा जाए तो। कुछ अध्ययन के अनुसार भारत की मौजूदा असमान असमानता स्तर औपनिवेशिक दौर के चरम स्तरों या समान या उससे अधिक के करीब जो है पहुँच पहुँच रही है। यानी तीव्र वृद्धि के लाभ अपेक्षाकृत छोटे शीर्ष समूहों में जो है केंद्रित है। ठीक है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है मेंस के लिए खासकर। संपत्ति संकेंद्रण, भारत में शीर्ष 10% के पास कुल संपत्ति का लगभग 2/3 लगभग 65% हिस्सा है, जबकि नीचे के 50% के पास बहुत कम संपत्ति बचती है और शीर्ष 1% जनसंख्या के पास कुल संपत्ति का लगभग 40% हिस्सा है, जिसे भारत में हाई वेल्थ कंसंट्रेशन वाली अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी में आ जाता है। नए विश्लेषक बताते हैं, भारतीय अरबपतियों की शीर्ष 0.1% की संपत्ति में वृद्धि दर आम आबादी की आय वृद्धि से बहुत अधिक रही है, जिसके ऊपर के पायदान पर संपत्ति अंतर तेजी से चौड़ा हुआ। क्षेत्रीय, सामाजिक और लैंगिक आयाम, भारत में श्रम आय में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 15.7 परसेंटेज के आसपास बनी रही है, जो वैश्विक औसत से काफ़ी कम है। यह आय असमानता वितरण को और भी बढ़ाती है। वेतनभोगी कार्यों में महिलाओं को औसत कमाई पुरुषों से काफ़ी कम है। साथ ही देखभाल एवं घरेलू कार्यों का बोझ भी मुख्यतः महिलाओं पर है, जिसकी आर्थिक मान्यता नहीं होती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग समुदायों की औसत आय संपत्ति शहरी उच्च समृद्ध समूहों की तुलना में काफ़ी कम पाई जाती है, जिससे असमानता
केवल आर्थिक नहीं, सामाजिक संरचना से भी जुड़ा हुआ। सामाजिक क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय भारत के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, सार्वजनिक व्यय बढ़ाने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया है ताकि नीचे के 50% और मध्य वर्ग के लिए मानव पूंजी निर्माण के अवसर मजबूत हो सकें। कल्याणकारी योजना भारत सरकार की रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन तथा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी जैसी योजनाएं निचले वर्गों की आय सुरक्षा में मदद करती हैं, लेकिन रिपोर्ट का यह सबक है कि लक्षित कल्याण से भी आगे बढ़कर संरचनात्मक वितरण सुधारों की जरूरत है। भारत को यह संकेत देता है रिपोर्ट कि तीव्र आर्थिक विकास अपने आप समानता नहीं लाती, यह वितरण और केंद्रीय नीतियों पर केंद्रित नीतियां न हो तो लाभ सीमित वर्गों तक सीमित रह जाते हैं। भारत को संदर्भ में रिपोर्ट बताता है कि प्रगतिशील कर सुधार सामाजिक क्षेत्र में अधिक बेहतर लक्षित सार्वजनिक व्यय, लैंगिक सामाजिक समूह आधारित बाधाओं को कम करने वाली नीतियां, गुणवत्तापूर्ण रोजगार निर्माण के विकास रणनीतिक क्षेत्र के केंद्र में रखना आवश्यक है। तभी उच्च वृद्धि, उच्च असमानता मॉडल को समावेशी और न्यायसंगत विकास के रास्ते में बदला जा सकता है। अगला टॉपिक देखते हैं मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति ये प्रीलिम्स के लिए खासकर महत्वपूर्ण है। तो प्रीलिम्स में जहाँ-जहाँ क्वेश्चन जिस तरह से बन सकता है हम आपको बताते चलते हैं। वित्त वर्ष की पहली छमाही में आर्थिक गतिविधियों को निम्नलिखित कारकों से जो है लाभ मिला है। आयकर, वस्तु, गुड्स एवं सर्विस टैक्स जीएसटी के तर्कसंगतीकरण से कच्चे तेल की अपेक्षाकृत कम कीमतों से सरकारी पूंजी व्यय का अग्रिम निष्पादन और सौम्य मुद्रास्फीति के कारण बनी अनुकूल मौद्रिक एवं वित्तीय परिसंपत्तियों से। कुछ कीवर्ड्स हैं जिसको बताते चलते हैं। ये आपके प्रीलिम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? मौद्रिक नीति यह नीति है जिसके जरिए आरबीआई अर्थव्यवस्था में उपलब्ध पैसे की मात्रा, ब्याज दरों को नियंत्रित करता है ताकि कीमतें स्थिर रहे और वृद्धि बना रहे। रेपो रेट क्या होता है? रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक बहुत कम समय के लिए आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं। रेपो दर कम होने पर बैंक के लिए उधार सस्ता हो जाता है और वे जनता को व उद्योग को भी कम ऋण दर पर जो है ऋण दे सकते हैं, कम दर पर ऋण दे सकते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक नीति समिति क्या होता है? मौद्रिक समिति निधि कमेटी जो होती है समिति 6 सदस्य इसमें शामिल होते हैं जिसमें 3 सदस्य आरबीआई से और 3 सदस्य जो है केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में आ चुका है यहाँ से। यह समिति ही देश की प्रमुख नीतिगत ब्याज दरें तय करती है। इसके अध्यक्ष जो है आरबीआई के गवर्नर होते हैं। फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट फ्रेमवर्क, लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्योन्मुख ढांचा। भारत में खुदरा मुद्रास्फीति का आधिकारिक लक्ष्य 4% निर्धारित किया गया है, जिसमें से 2 से 6% का सहनशीलता स्तर टॉलरेंस बॉन्ड तय है। यह व्यवस्था 2016 में आरबीआई अधिनियम में संशोधन के बाद लागू किया गया और 2021 में इसे वर्ष 2021-26 की अवधि के लिए फिर से अधिसूचित किया गया। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है पीसीएस में, खासकर यूपी के। हेडलाइन बनाम कोर मुद्रास्फीति। हेडलाइन मुद्रास्फीति वह सामान्य दर है जो सीपीआई से सीधे मिलती है। कोर मुद्रास्फीति में भोजन, ईंधन के दाम जो है निकाल दिए जाते हैं ताकि अस्थायी और अंतर्निहित मूल्य दबाव अंडरलाइंग इन्फ्लेशन प्रेशर को समझा जा सके। गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था क्या होता है? गोल्डीलॉक्स स्थिति वह है जब आर्थिक वृद्धि मजबूत हो लेकिन मुद्रास्फीति बहुत कम या लक्ष्य के आसपास हो, न बहुत ऊंचा न बहुत कमजोर वृद्धि दर। वृद्धि दोनों के बीच जो है संतुलन स्थिति बनी रहती है।
एमपीसी भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन एक वैधानिक समिति है और इसका अध्यक्ष आरबीआई का गवर्नर होता है। एमपीसी की कम से कम 4 बैठकें हर वर्ष आयोजित करना आवश्यक होता है। आरबीआई अधिनियम की धारा 45 जेड बी में एमसीपी की संरचना, गठन, नियुक्ति की प्रक्रिया का प्रावधान है। धारा 45 के जेड के एल के अनुसार आरबीआई को हर एमपीसी बैठक के 14वें दिन उस बैठक का संकल्प, प्रत्येक सदस्य का मत, संक्षिप्त कारण बताते हुए कार्यवृत्त प्रकाशित करना जो है अनिवार्य होता है। आगे देखते हैं। मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी, ये जो है टॉपिक खासकर प्रीलिम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर पशुपालन एवं डेयरी विभाग के आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2025 की वार्षिक प्रकाशन जारी किया है। यह देश में दूध, अंडा, मांस, ऊन के उत्पादन का अनुमान प्रति वर्ष जो है जारी करता है। इसमें इम्पोर्टेंस जो फैक्ट होंगे आपके प्रीलिम्स के लिए बताते चलते हैं। पशुधन कृषि आय का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है, जिसका वर्ष 2023-24 में जीवीए में जो है 31% भूमिका रहा। कृषि क्षेत्र में पशुधन की बढ़ती मात्रा इस बात में झलकती है कि कृषि, वानिकी, मत्स्य क्षेत्र, जिसमें फसल क्षेत्र, पशुधन, वानिकी एवं मत्स्य क्षेत्र शामिल हैं, ने जीवीए में 17.8% का जो है योगदान दिया है। वर्ष 2024-25 के दौरान दूध उत्पादन में शीर्ष 5 राज्य जो है उत्तर प्रदेश 15%, राजस्थान 14% के आसपास, मध्य प्रदेश 9.12, गुजरात 7%, महाराष्ट्र जो है 6% के आसपास। बिहार का योगदान जो है 5.41 के आसपास है। भारत में जो दूध का उत्पादन हुआ है 2024 में देखा जाए तो 247.87 जो है मिलियन टन में, और प्रति व्यक्ति दूध उपलब्ध कितना है भारत में 485 ग्राम, और प्रति व्यक्ति अंडे की उपलब्धता भारत में कितना है 106 दिन जो है प्रति वर्ष। ठीक है। मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट 2025 में मोटा-मोटा फैक्ट देखते हैं। दूध उत्पादन में शीर्ष 5 राज्य जो है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र जो है 54% के आसपास योगदान रखते हैं। अंडा उत्पादन में शीर्ष 5 राज्य आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक जो है कुल 64% योगदान रखते हैं। मांस उत्पादन में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना 57% योगदान रखते हैं। ऊन उत्पादन में शीर्ष 5 राज्य राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश 85% योगदान कुल रखते हैं। भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिन्हें श्वेत क्रांति का जो है जनक कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड एक दुग्ध विकास कार्यक्रम था जिसे 1970 में शुरू किया गया। इसमें भारत के दुग्ध उत्पादन व सहकारी ढांचे को जो है मजबूत किया। खाद्य सुरक्षा से जुड़ा नियामक एवं खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण FASSAI है, जिसे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत स्थापित किया गया। देश में कुल दुग्ध उत्पादन में स्वदेशी मवेशियों का 11% योगदान है। ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में दूध उत्पादन राज्यों में 8 राज्य पंजाब, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, बिहार, पश्चिम बंगाल,
महाराष्ट्र ऐसे राज्य हैं जिसमें दुग्ध उत्पादन की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत वृद्धि दर 3 साढ़े 3% से ज़्यादा है। दुग्ध उपलब्धता प्रति व्यक्ति जो है पंजाब में सबसे ज़्यादा। पंजाब में सबसे ज़्यादा दुग्ध उपलब्धता प्रति व्यक्ति 1318 ग्राम, राजस्थान में 1229, हरियाणा में 1128, फिर उसके बाद गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश। 2023 के आंकड़ों में विश्व में सबसे ज़्यादा दूध किसके यहाँ होता है? भारत जो है 25% योगदान रखता है, यूएसए 10%, पाकिस्तान 7%, चीन 5, ब्राज़ील 4%। अंडा उत्पादन में देखते हैं, अंडा उत्पादन में जो है भारत दूसरे स्थान पे रखता है। देश में अंडे प्रति व्यक्ति उपलब्धता 106 प्रति वर्ष के हिसाब से है और शीर्ष 5 अंडे उत्पादक राज्य कौन-कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक है। देश में कुल अंडा उत्पादन उपयुक्त शीर्ष 5 राज्यों का योगदान जो है 64% से ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश एवं बिहार का योगदान जो है क्रमशः 4% और 2.5% है। प्रति व्यक्ति अंडे की उपलब्धता के हिसाब से कौन सा राज्य ज़्यादा है? आंध्र प्रदेश में जो है 514, तेलंगाना 506, फिर तमिलनाडु, फिर हरियाणा है। वैश्विक अंडा उत्पादन में शीर्ष 5 देश कौन से हैं? चीन जो है 37%, भारत 8%, इंडोनेशिया 7, यूएसए 7, ब्राज़ील 3%। मांस उत्पादन में देखते हैं, मांस उत्पादन में जो है कुल मांस उत्पादन में भारत विश्व में चौथे स्थान पे आता है, ठीक है? जिसमें से कुक्कुट पालन से मांस उत्पादन का 5.1 मिलियन टन है, जो कुल मांस उत्पादन में 49% के 49% से ज़्यादा योगदान रखता है। 2024-25 में मांस उत्पादक 5 शीर्ष राज्य कौन-कौन से हैं? पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे, महाराष्ट्र तीसरे, आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना आता है। इन पाँचों राज्य का योगदान जो है 57.5% के आसपास है। वैश्विक मांस उत्पादन में जो है भारत की क्या स्थिति है? 27% चीन, यूएसए 13%, ब्राज़ील 9%, भारत जो है 3%। ऊन उत्पादन में देखते हैं, ऊन उत्पादन में शीर्ष 5 राज्य जो है भारत का राजस्थान पहला, जम्मू कश्मीर दूसरे, गुजरात जो है तीसरे स्थान पे, महाराष्ट्र चौथे, हिमाचल प्रदेश 5वें पे। उत्तर प्रदेश का योगदान 2.4% है। बागवानी फसलों के क्षेत्र में उत्पादन देखते हैं। बागवानी फसल में जो है फल, सब्जियां, फूल, औषधि पौधे, मसाले इत्यादि आते हैं और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। तो इसमें इम्पोर्टेंस फैक्ट जो होगा बताते चलते हैं। बागवानी फसलों का क्षेत्रफल और उत्पादन जो है कृषि से जो है दोस्तों फसल में कौन सा फसल सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है या उसका क्रोनोलॉजिकल क्रम में पूछता है, पहले, दूसरे, तीसरे इस स्थान पे, और वो क्षेत्रफल के हिसाब से भी पूछता है और प्रोडक्शन के आधार पे भी पूछता है। तो यहाँ पे देखिए बागवानी का कुल क्षेत्रफल जो है 290 2023-24 के अनुसार और 292 24-25 के अनुसार जो है लाख हेक्टेयर में उत्पादन हुआ और उत्पादन जो है 3547 2023-24 में और 3677 2024-25 में। फल उत्पादन में शीर्ष राज्य जो है आंध्र प्रदेश, क्षेत्रफल भी इसका जो है क्षेत्रफल भी और उत्पादन कितने मीट्रिक टन हुआ, ये भी जो है क्रोनोलॉजिकल में कई बार पूछ लेता है। तो आप थोड़ा-थोड़ा सा एक बार मोटे निगाह से देख लीजिए कि कौन-सा राज्य फल उत्पादन में क्षेत्रफल किसका ज़्यादा है और किसका जो है उत्पादन सबसे कम है या ज़्यादा है। आंध्र प्रदेश क्षेत्रफल 807, उत्पादन जो है 19,350,
महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे, उत्तर प्रदेश तीसरे और मध्य प्रदेश चौथे स्थान पे। सब्जी उत्पादन में 5 राज्य जो है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। तो आप ये क्षेत्रफल और उत्पादन भी देखते रहिए। क्षेत्रफल और उत्पादन जो है ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है कई बार पीसीएस में पूछता है। आलू उत्पादन के शेष 5 राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल दूसरे, बिहार तीसरे, गुजरात चौथे, मध्य प्रदेश चौथे 5वें स्थान। आम उत्पादन में 5 राज्य जो है शीर्ष पे, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और गुजरात जो है आएगा। तो आलू आलू और आम ये 2 उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश, यूपी जो है पहले स्थान पे है। और सब्जी में भी जो है यूपी पहले स्थान पे। और फल उत्पादन में जो है तीसरे स्थान पे। ठीक है, तो ये आपका जो है यूपी पीसीएस में इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। आगे देखते हैं। 4 नई श्रम संहिताएं आधुनिक एवं मजबूत श्रम व्यवस्था की ओर एक बड़ा कदम। ये मेंस के लिए खासकर इम्पोर्टेंट टॉपिक है। भारत श्रम व्यवस्था में 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को समेटकर 4 श्रमिक संहिताओं के रूप में एक नया ढांचा बनाया गया है, जिसका उद्देश्य श्रमिक अधिकारों को सरल बनाना, सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना और अनुपालन को अधिक सुगम बनाना है। ठीक है, और 4 संहिता कौन-कौन से हैं? श्रम संहिताओं में वेतन संहिता 2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य शर्त संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के माध्यम से 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को कोडिफिकेशन किया गया। 4 संहिताओं के लिए वेतन की एक समान परिभाषा जो है डिसाइड किया गया। वेतन संहिता 2019 के तहत न्यूनतम वेतन के अधिकार को अधिक व्यापक बनाने, समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने और समान कार्य के लिए समान परिश्रम जैसे प्रावधानों को एकीकृत किया गया है। न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण को आसान बनाया गया। इसे कौशल और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर भी निर्धारित किया गया। मजदूरी संदाय अधिनियम की न्यूनतम सीमा को 28 अगस्त 2017 से 18,000 से बढ़ाकर 24,000 निर्धारित किया गया। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत संगठित क्षेत्रों के लिए ईपीएस, ईपीएफओ और ईएसआई जैसे संगठनों को संहिताबद्ध किया गया है तथा असंगठित गिग प्लेटफॉर्म के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा के दायरे को विस्तारित करने की रूपरेखा दी गई है। ईपीएफ और ईएसआई जैसी व्यवस्थाओं को लागू होना आवृत्त प्रतिष्ठानों, श्रेणियों पर कर्मचारी सीमा आदि शर्तों से जुड़ा हुआ है। व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य कार्य संबंध संहिता 2020 के तहत कार्यस्थल सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा से जुड़े कानूनों को एकीकृत किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक इंटरस्टेट माइग्रेट वर्कर से संबंधित प्रावधानों को संहिताबद्ध किया गया है। महिला श्रमिकों की सहमति के साथ रात्रि शिफ्ट, नाइट शिफ्ट में भी काम करने की अनुमति सुरक्षा व्यवस्था की अपेक्षा जैसे बातों संहिताओं के संदर्भ में बताई गई। वार्षिक अवकाश एनुअल लीव से जुड़े प्रावधानों में पात्रता शर्तों को सरल बनाने की दिशा में बदलावों की चर्चा की गई। अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूर को प्रत्येक वर्ष अपने मूल स्थान पर जाने आने के लिए नियोक्ता द्वारा यात्रा भत्ता दिए जाने का प्रावधान किया गया, जिसमें मजदूरों की नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा। वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूर जिस राज्य में काम करेगा वहां की राशन सुविधा प्राप्त कर सकेगा तथा श्रमिक के अन्य परिवारों के सदस्य अपने निवास स्थान
वाले राज्य में भी राशन की सुविधा ले सकेंगे। अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों की समस्याओं के निवारण हेतु हर राज्य हेल्पलाइन की सुविधा अनिवार्य करेगा। 240 दिन की बजाय 180 दिन ही काम करने पर 20 दिन पर एक छुट्टी अनिवार्य होगा। औद्योगिक संघ संहिता 2020 के तहत ट्रेड यूनियंस, कलेक्टिव बार्गेनिंग और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन से जुड़े प्रावधानों को एकीकृत किया गया। अटल बीमित कल्याण योजना के को ईएसआई अधिनियम के तहत ईएसआईसी आधारित कल्याण उपाय के रूप में बताया गया। कोडिफिकेशन के उद्देश्यों में श्रमिकों को वेतन, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सम्मान की गारंटी देने और उद्योग के लिए अनुपालन को सरल बनाकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना जो है लक्ष्य शामिल किया गया। अगला टॉपिक देखते हैं। निर्यात संवर्धन मिशन के बारे में देखते हैं। भारत की विकास रणनीति में निर्यात क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। निर्यात न केवल रोजगार सृजन, विनिर्माण, सेवाओं में वृद्धि, वैश्विक ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत की गहरी भागीदारी को बढ़ाता है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत विकसित भारत 2047 की दीर्घकालिक दृष्टि को भी आगे बढ़ाता है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा निर्यात संवर्धन योजना एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय बजट 2025-26 में इसकी बात किया गया था। निर्यात संवर्धन मिशन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। यह राष्ट्रीय मिशन का 6 वर्षीय मिशन है, जिसे वित्त वर्ष 2025-26 से 30-31 तक के लिए शुरुआत किया गया, ताकि भारत को निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को जो है मजबूत किया जा सके। विशेषकर एमएसएमई, पहली बार निर्यात करने वाले और श्रम ग्रहण क्षेत्रों के लिए फोकस किया जाएगा। ईपीएम को आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 की दीर्घकालिक दृष्टि से जो है जोड़ा गया है, ताकि निर्यात आधारित विकास, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के माध्यम से उच्च वृद्धि और रोजगार हासिल किया जा सके। ये टॉपिक जो है खासकर प्रीलिम्स के लिए जरूरी है। ईपीएम का नोडल विभाग वाणिज्य विभाग है, जो एमएसएमई मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, राज्यों और निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ समन्वित रूप में काम करता है। 2015 से चल रहे ब्याज समानता योजना, जो निर्यात ऋण की ब्याज दर कम करके प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है। 2025 की अधिसूचनाओं के तहत फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा नियमों में संशोधन कर निर्यात आय की प्राप्ति की अधिकतम अवधि 9 माह से बढ़ाकर 15 माह कर दिया गया है, ताकि निर्यातकों को भुगतान प्राप्त करने का अधिक समय मिल सके। हाल के वर्षों में वैश्विक व्यापार परिदृश्य अधिक अनिश्चित और नीतिगत जोखिमों से भर गया है। विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर ऊंचे टैरिफ, जिनके तहत कई वस्तुओं पर कुल सीमा शुल्क 50% से अधिक पहुंच गया है। इन परिस्थितियों के तहत वाणिज्य मंत्रालय द्वारा निर्यातकों और निर्यात संवर्धन परिषदों, उद्योग संघों के साथ व्यापक विचार विमर्श शुरू किया, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार किया जा सके, घरेलू उपभोक्ता को प्रोत्साहन किया जा सके, नई आपूर्ति श्रृंखला, नए बाजार, नए उत्पाद हासिल किया जा सके। निर्यात संवर्धन मिशन इन्हीं व्यापक आर्थिक नीतिगत परिदृश्यों में तैयार किया गया, जिसका समेकित प्रयास है, जिसका उद्देश्य है एमएसएमई पहली बार निर्यात शुरू करने वाले निर्यातकों, श्रम लेबर गहन क्षेत्रों में हेतु समेकित टेक्नोलॉजी ढांचा जो है उपलब्ध कराना है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? किफायती व्यापार वित्त बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार कंप्लायंस की लागत और जटिलता को कम करना, समन्वित निर्यात बांडिंग और बाजार की पहुंच को सुनिश्चित करना, भीतरी और कम निर्यात तीव्रता वाले जिलों को निर्यात के लिए लॉजिस्टिक नुकसान को कम करना।
मिशन 2 एकीकृत उप योजनाओं के माध्यम से काम करेगा, जिसमें निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा। निर्यात प्रोत्साहन क्या करेगा? निर्यात प्रोत्साहन में एमएसएमई के लिए किफायती ट्रेड फाइनेंस तक पहुंच बढ़ाने हेतु इंटरेस्ट सबवेंशन, एक्सपोर्ट फैक्टरिंग, कोलैटरल गारंटी और ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए क्रेडिट कार्ड जैसे साधनों का उल्लेख है। और निर्यात दिशा के में जो है गैर वित्तीय सक्षमकर्ता के रूप में गुणवत्ता कंप्लायंस और सपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय बॉन्डिंग, पैकेजिंग, ट्रेड ट्रेड फेयर भागीदारी, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक, इनलैंड ट्रांसपोर्ट, रीइंबर्समेंट तथा ट्रेड इंटेलिजेंस क्षमता विकास को जो है प्रावधान शामिल किया गया। इस प्रकार जहां एक और निर्यात प्रोत्साहन वित्तीय लागत घटाकर प्रतिस्पर्धा बढ़ाता है, वहीं निर्यात दिशा गुणवत्ता बांड बाजार पहुंच से जुड़े अवरोधों को कम करता है। निर्यात संवर्धन मिशन, ब्याज समानता योजना और मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव जैसे प्रमुख योजनाओं को समेकित करके समकालीन व्यापार आवश्यकताओं के अनुरूप संरेखित करता है। निर्यात संवर्धन मिशन विशेष रूप से उन क्षेत्रों पर ध्यान देता है जो हाल की वैश्विक शुल्क वृद्धियों, विशेषकर अमेरिकी टैरिफ से जो है प्रभावित है। निर्यात संवर्धन मिशन के साथ साथ सरकार निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के विस्तार को भी मंजूरी प्रदान करता है। यह योजना वित्तीय सेवा विभाग द्वारा नेशनल क्रेडिट गारंटी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से लागू किया जा रहा है। यह योजना 31 मार्च 2026 तक जो है वैध है। आरबीआई के ट्रेड रिलीफ मेजर और नियामक सहयोग के बारे में देखते हैं। वैश्विक व्यापार व्यवधानों और अमेरिकी टैरिफ के कारण निर्यात क्षेत्रों में उत्पन्न तरलता दाब लिक्विडिटी स्ट्रेस को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने 14 नवंबर 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक ट्रेड रिलीफ मेजर दिशा निर्देश 2025 जारी किया। इन निर्देशों का उद्देश्य ऋण सेवा तनाव को कम करना, व्यवहार निर्यात उन्मुख इकाइयों को निरंतरता सुनिश्चित करना, शिपमेंट समय, निर्यात आय प्राप्ति की अवधि में लचीलापन लाना, फेमा के तहत निर्यात आय की प्राप्ति, शिपमेंट से जुड़े नियमों में अस्थायी ढील देना और बैंकों एनबीएफसी के लिए नियामक सहनशीलता उपलब्ध कराना है। ठीक है। दूसरा, उद्योग समागम 2025, ये प्रीलिम्स के लिए खासकर इम्पोर्टेंस फैक्ट है। 11 नवंबर 2025 को दूसरा उद्योग समागम नई दिल्ली में संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT द्वारा आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य व्यापार सुरक्षा कार्य योजना के तहत अब तक की प्रगति की समीक्षा करना, बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से सम्मानित करना है। कार्यक्रम में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को व्यापार सुधार कार्य योजना BRAP 2024 के तहत 2025 सुधार क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। यह विभिन्न क्षेत्र व्यापार, पंजीकरण, निर्माण अनुमति, श्रम विनिमय सुगमता, भूमि प्रशासन, पर्यावरण पंजीकरण, उपयोगिता अनुमति, सेवा से क्षेत्र विशिष्ट सेवाओं में सुधारों की गहराई और प्रभाव को प्रदर्शित करता है। उत्तराखंड, पंजाब को 5 सुधार क्षेत्रों में शीर्ष उपलब्धि प्राप्त करने वाले राज्यों के तौर पर सम्मानित किया गया। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ 4 सुधार कुछ क्षेत्रों में उपलब्धि प्राप्त करने वाले राज्य हैं। महाराष्ट्र, असम, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश को 3 सुधार क्षेत्रों में शीर्ष स्थिति प्राप्त करने वाले राज्य के तौर पे सम्मानित किया गया। वाई श्रेणी के तेजी से प्रगति करने वाले राज्य में उड़ीसा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल, असम, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक रहे हैं।
वाई श्रेणी के आकांक्षी राज्यों में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, तेलंगाना, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, गोवा, बिहार और दिल्ली है। एक्स श्रेणी एक्स श्रेणी के तहत जो है केंद्र शासित प्रदेशों को आकांक्षी रूप से वर्गीकृत किया गया, जैसे त्रिपुरा, मेघालय, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन दीव, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पांडिचेरी, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और लक्षद्वीप, मणिपुर। विश्वास निर्माण, भारत के बैंकिंग क्षेत्र को सशक्त बनाना। तो बीते दशकों में भारतीय बैंकिंग ने एटीएम के शुरुआती दौर से आर आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस और यूपीआई जैसे तेज डिजिटल भुगतान प्रणालियों का लंबी यात्रा की है, और अब डिजिटल करेंसी सीबीडीसी को आ, दिशा में भी जो है कदम बढ़ रहे हैं। भारत में विश्वास लौटाने वाले प्रमुख सुधार कौन-कौन से हुए? परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा, जिसको एसेट क्वालिटी रिव्यू, एक विशेष समीक्षा है जिसे 2015 में शुरू करके बैंकों को अपने ऋणों की वास्तविक स्थिति खुले रूप में पहचानने के लिए बाध्य किया गया, ताकि एनपीए जो है सामने आ सके। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, पीसीए, एक अर्ली इंटरवेंशन व्यवस्था है जिसमें आरबीआई कमजोर संकेतकों वाले बैंकों पर समय रहते प्रतिबंध सुधारात्मक कदम लागू कर सकता है। सरकार ने 10 सार्वजनिक बैंकों को 4 बैंकों में विलय एकीकरण 1 अप्रैल 2020 से लागू किया गया। दिवाला शोधन अक्षमता संहिता, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी कोड आईबीसी 2016, यह संहिता एक समयबद्ध टाइम बाउंड समाधान ढांचा प्रदान करता है, और यह भारत की क्रेडिट कल्चर को बदलने की प्रमुख साधन मानी जाती है। सरफेसी अधिनियम 2002 बैंकों को सुरक्षित ऋणों की वसूली हेतु सुरक्षा हित सिक्योरिटी इंटरेस्ट करने में मदद करना। ऋण वसूली डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, इसका आधार आरडीबी अधिनियम 93 एक्ट से है, और देश में डीआरएटी तंत्र वसूली को तेज करने के लिए बनाया गया। डिजिटल भुगतान सुरक्षा, डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी के संदर्भ में 2 कारक प्रमाणीकरण, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के सिद्धांत के साथ ही आरबीआई ने 2025 में डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन के लिए ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म पर नए डायरेक्शन जारी किया, जिसका अनुपालन 1 अप्रैल 2026 से अपेक्षित है। भारत का बैंकिंग क्षेत्र पिछले दशकों में एनपीए संकट से निकलकर फिर से विश्वास निर्माण के चरण में आया है, जहां एक तरफ सकल एनपीए और लाभप्रदता में स्पष्ट सुधार दिख रहा है, वहीं दूसरी तरफ साइबर जोखिम, एआई आधारित धोखाधड़ी, जलवायु जोखिम जैसी चुनौतियां बढ़ रही हैं। विश्वास निर्माण का सरल अर्थ है जमाकर्ता, उधारकर्ता, निवेशक और नियामक सभी को यह भरोसा रहे कि बैंक सुरक्षित हैं और नियमों के अनुसार काम कर रहे हैं, और जोखिम प्रबंधन का ईमानदारी ट्रांसपेरेंसी से हो रहा है। बैंकिंग क्षेत्र को सशक्त बनाने का अर्थ है बचत को निवेश में बदलें, उद्योग, एमएसएमई, कृषि, सेवा क्षेत्र को समय पर ऋण दे, भुगतान प्रणाली को तेज सुरक्षित रखें, संकट की स्थिति में भी वित्तीय सुरक्षा बनाए रखें। एनपीए भरोसे का लिटमस टेस्ट है, क्योंकि एनपीए बढ़ने पर बैंकों को अधिक प्रावधान करना पड़ता है, जिससे लाभ घटना और पूंजी दबाव बढ़ना है, और नई ऋण क्षमता घटती है, जिसका असर निवेश, रोजगार, आर्थिक वृद्धि पर पड़ता है। एनपीए की परिभाषा पहचान ऋण के प्रकार के अनुसार होती है, और इसे केवल 90 दिन की
किस्त ब्याज नहीं आया है तक सीमित नहीं किया जा सकता है। टर्म लोन के संदर्भ में 90 दिनों से अधिक ओवरड्यू होने पर एनपीए पहचान का मापदंड लागू होता है। ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट के खातों के संदर्भ में 90 दिनों तक आउट ऑफ ऑर्डर स्थिति रहने पर एनपीए पहचान का मापदंड लागू करता है। आरबीआई के अनुसार ई-रुपए भारतीय केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा, डिजिटल करेंसी सीबीडीसी है। यह कानूनी निविदा लीगल टेंडर है और 1 दिसंबर 2022 से रिटेल पायलट मोड में लाइव है। आरबीआई के अनुसार ई-रुपए को यूपीआई क्यूआर स्कैन करके भी भुगतान में इस्तेमाल किया जा सकता है। अंततः वर्तमान में विश्वास केवल एनपीए घटने से नहीं बनेगा, बल्कि साइबर सुरक्षा, डिजिटल धोखाधड़ी रोकथाम, एआई जोखिम नियंत्रण, जलवायु जोखिम का ऋण नीति में समावेश, बोर्ड प्रबंधन स्तर पर शासन सुधार जैसे क्षेत्रों में भी बनेगा। वित्तीय क्षेत्र का मूल्यांकन कार्यक्रम एफएसएपी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम एफएसएपी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक का संयुक्त कार्यक्रम है, जबकि उन्नत अर्थव्यवस्था हेतु यह आईएमएफ द्वारा जारी किया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसी देश को पूरी वित्तीय प्रणाली को मजबूती, जोखिम नियामक पर्यवेक्षण और समावेशन का गहन मूल्यांकन करना है। भारत की वित्तीय प्रणाली 2017 के बाद ज्यादा आघात सह रेजिलेंट और डाइवर्सिफाइड इंक्लूसिव हो गई है। गैर बैंक वित्तीय कंपनियां एनबीएफसी और बाजार आधारित वित्त का आकार तेजी से बढ़ रहा है, जिससे पूरा तंत्र अधिक बाजार उन्मुख और आपस में जुड़ा हुआ हो गया है। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, आधार, जन धन, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई आदि ने वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी है, परंतु खाते में नियमित उपभोग और गुणवत्तापूर्ण ऋण बीमा तक पहुंच अभी भी चुनौती बना हुआ है। रिपोर्ट बताता है कि 2047 तक भारत के लिए 30 ट्रिलियन यूएस डॉलर वाली अर्थव्यवस्था के लक्ष्य हेतु निजी पूंजी जुटाने, पूंजी बाजार को मजबूती देने और हरित ग्रीन फाइनेंशियल को तेजी करना अनिवार्य होगा। भारत उन चुनिंदा देशों में है जिनकी वित्तीय व्यवस्था वैश्विक स्तर पर प्रणालीगत रूप से प्रभावी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसलिए भारत के लिए एफएसएपी का नियमित आकलन 5 वर्षीय चक्र अनिवार्य है। परंपरा के अनुसार आईएमएफ फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबिलिटी असेसमेंट जारी करता है और विश्व बैंक फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट जो है प्रकाशित करता है। ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंस है प्रीलिम्स के लिए खासकर। भारत के लिए पिछला वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम आकलन 2017 में हुआ था और 2024 में पुनः आकलन किया गया, जिसका आधार आईएमएफ ने भारत एफएसए, विश्व बैंक ने भारत एफएसए रिपोर्ट 2025 में सार्वजनिक किया। विश्व बैंक की नवीनतम एफएसए रिपोर्ट के अनुसार 2017 के बाद भारत की वित्तीय प्रणाली अधिक रेजिलेंट, डाइवर्सिफाइड और इंक्लूसिव हो गई है। आगे देखते हैं। एनबीएफसी के लिए लागू पैमाने आधारित विनिमय स्केल बेस्ड रेगुलेशन को विश्व बैंक ने भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना है, क्योंकि यह विभिन्न आकार जोखिम प्रोफाइल वाले एनबीएफसी के लिए अलग-अलग नियमन की आवश्यकता को मान्यता देता है। साथ ही रिपोर्ट ने यह सुझाव दिया एनबीएफसी बैंकों के ऋण जोखिम प्रबंधन ढांचे को मजबूत किया जाए और बड़े एनबीएफसी जोखिमों को बेहतर पहचान और निगरानी किया जाए।
बैंकों और एनबीएफसी पूंजी बाजार के बीच आपसी जुड़ाव के कारण संक्रमण जोखिम पर विशेष नजर बनाई जाए। विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार भारत के प्रतिभूति बाजारों में नियमन पर्यवेक्षण समग्र रूप से सुदृढ़ है। एफएसए रिपोर्ट के अनुसार भारत का बीमा क्षेत्र विकास के मामले में अपने समकक्ष देशों के अनुरूप है। इंश्योरेंस कोर लेस प्रिंसिपल लेस का अनुमान समग्र रूप से सुदृढ़ स्तर पर है। विश्व बैंक ने माना कि भारत की विश्वस्तरीय डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आधार, धन खाते, मोबाइल भुगतान प्रणाली, यूपीआई आदि सरकारों योजनाओं ने पुरुषों महिलाओं दोनों के लिए विभिन्न सेवाओं तक पहुंच जो है उल्लेखनीय सुधार किया। साथ ही खाता, स्वामित्व ऋण, बीमा, पेंशन तक पहुंच में तेजी से सुधार हुआ है। फिर भी रिपोर्ट यह संकेत करती है कि वास्तविक उपभोग अभी भी पीछे हैं। बहुत से खाते निष्क्रिय हैं और आबादी के बड़े हिस्से तक पर्याप्त क्रेडिट, बीमा, निवेश उत्पाद नहीं पहुंच पाए हैं। रिपोर्ट में विशेष रूप से महिलाओं के लिए खाते के नियमित उपयोग और बढ़ावा देने, व्यक्तियों, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए उपयुक्त उत्पादों की व्यापक श्रृंखला तक पहुंच आसान करने, वित्तीय साक्षरता, उपभोग संरक्षण को मजबूत करने की आवश्यकता बताई गई। विश्व बैंक ने भारत के ऋण अवसंरचना को मजबूत करने के प्रयासों की सराहना की, जिसमें दिवाला शोधन अक्षमता संहिता 2016, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टी कोड आईबीसी के कार्यान्वयन और समय-समय पर सुदृढ़ीकरण, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी न्यायालय बाह्य समाधान ढांचों को लागू करना। अगला टॉपिक देखते हैं। भारत के विकास की नई परिभाषा। भारत 2025 के विकास के नए संदर्भों में प्रकाशित करने वाला वर्ष रहा। उच्च आर्थिक वृद्धि, कम मुद्रास्फीति, घटती बेरोजगारी, एक्सटर्नल क्षेत्र और टेक्नोलॉजी आधारित गवर्नेंस, इन सभी ने मिलाकर विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में मजबूत आधार दिया है। आईएमएफ के वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक, ये रिपोर्ट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। आईएमएफ के अनुसार वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक के अनुसार 2025 में 4.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर की मौद्रिक जीडीपी के साथ भारत जापान से आगे जो है होने का उल्लेख किया है। हालांकि आईएमएफ के अक्टूबर 2025 के अपडेटेड डाटा के अनुसार वर्ष 2025 के भारत की मौद्रिक जीडीपी जापान से कम और वर्ष 2026 के लिए भारत के जापान से आगे होने का प्रोजेक्शन मिलता है। सरकार द्वारा 2025 की मैक्रो स्थिति को एक दुर्लभ गोल्डीलॉक्स पीरियड जैसा बताया गया, जहां उच्च विकास, कम महंगाई साथ दिखाई दी। इसी संदर्भ में ग्रामीण बेरोजगारी घटकर 3.9% और शहरी बेरोजगारी 6.5% दर्ज किए गए। महिलाओं में बेरोजगारी का दर गिरकर विशेष रूप से गिरावट जो है विशेष रूप से दर्ज किया गया, क्योंकि महिलाएं 15 प्लस आयु वर्ग में नवंबर 2025 में बेरोजगारी दर 4.8% रही, जो अक्टूबर 2025 में 5.4% रही। इंडिया एआई मिशन के द्वारा कैबिनेट जो है 10,371 के परिव्यय के साथ मंजूरी प्रदान किया, जिसका उद्देश्य कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप इनोवेशन, स्किलिंग आदि को बढ़ावा देना। ग्रामीण आर्थिक स्थिति और मत सर्वेक्षण, नाबार्ड का ये सर्वेक्षण है, ये प्रीलिम्स के लिए खासकर इम्पोर्टेंस है। नवंबर 2025 में नाबार्ड के ग्रामीण आर्थिक स्थिति और मत सर्वेक्षण, जिसको RECSS के 8वें दौर
में ग्रामीण भारत में पिछले 1 वर्ष के दौरान ग्रामीण मांग में सुधार, आय जीवन स्थिति स्तर में वृद्धि, मुद्रास्फीति के दबाव में कमी, वित्तीय व्यवहार में अधिक सतर्कता जैसे सकारात्मक संकेत सामने आए। आरईसीएसएस राउंड का 8 प्रमुख आंकड़े जो है 2024 से 25 के बीच ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती के संकेत कौन-कौन से? उपभोग लगभग 80% ग्रामीण परिवारों ने पिछले वर्ष लगातार अधिक उपभोग बताया। मासिक व्यय का 67% हिस्सा उपभोग पर जो है खर्च किया गया। आय आय में जो है 42.2% परिवार ने आय में वृद्धि, केवल 15% ने आय में घटने की बात की। निवेश में 29% परिवारों ने पूंजी निवेश बढ़ा, अब तक सर्वाधिक। निवेश का कारण उपभोग, आय में सुधार, न कि क्रेडिट तनाव। औपचारिक ऋण जो है केवल औपचारिक स्रोतों से ऋण लेने वाले 58.3% जो कि सितंबर 2024 में 48.7% था। अनौपचारिक ऋण का हिस्सा अब जो है 20% रह गया है। सरकारी अंतरण औसत मासिक आय का 10% विभिन्न कल्याणकारी अंतरणों से प्रभावी रूप से पूरक, कुछ परिवारों में 20% से अधिक। मुद्रास्फीति धारणा औसत धारणा जो है 3.7% और सर्वे आरंभ के पहली बार जो है 4% से नीचे। 42.2% लोगों ने मुद्रास्फीति को 5% या उससे कम माना। तो इसमें और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस कुछ फैक्ट नहीं है। आपकी पूंजी आपका अधिकार, ठीक है। भारतीय परिवार पीढ़ियों से पैसा खाते, बैंक खाते, पॉलिसियां, म्यूचुअल फंड, शेयर के लाभांश, सेवानिवृत्ति निधि जैसे बचतों के जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बुढ़ापे की सुरक्षा हेतु पूंजी जमा करते रहे हैं। लेकिन समय के साथ इन बचतों का एक हिस्सा बिना दावे के रह जाता है, क्योंकि जानकारी की कमी, पुराने रिकॉर्ड, निवास परिवर्तन, दस्तावेज की अनुपलब्धता, कानूनी वारिसों की जानकारी न होने जैसी वजहों से वास्तविक हकदार तक नहीं पहुंच पाता। इसी चुनौती को हल करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा नागरिक केंद्रित पहल आपकी पूंजी आपका अधिकार, योर मनी योर राइट की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य लोगों के परिवारों को उनकी भूली परिसंपत्ति को फिर से जोड़ना है। बैंकों में बिना दावे वाले राशि जो है 78,000 करोड़ के आसपास है। बिना दावे की राशि जो है 14,000 करोड़। म्यूचुअल फंड में बिना दावे की राशि 3,000 करोड़ के आसपास। बिना दावे का लाभांश 9,000 करोड़। 31 अगस्त 2025 में एक अनुमानित अनक्लेम्ड एसेट कुल मिलाकर 1.82 लाख करोड़ रहा। यह पहल वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाओं विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल द्वारा विनियामकों के साथ समन्वित है, जिसमें आरबीआई और आईआरडीएआई, सेबी, आईईपीएफए और पीएफआरडीए शामिल है। इसका उद्देश्य क्या है? नागरिकों को उनके वैध अधिकार वाले धन की पहचान, पहुंच और वापसी की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी, डिजिटल माध्यमों को सुगम बनाना। 3A रणनीति, जागरूकता, अवेयरनेस, एक्सेसिबिलिटी और एक्शन पर कार्रवाई करना। इस पहल का मुख्य कार्य तंत्र डिजिटल खोज प्लस संस्था के जरिए दावा मॉडल है, जिसमें नागरिक पहले पोर्टल पर खोज करते हैं और फिर संबंधित संस्था में दावा निपटान प्रक्रिया पूरी करते हैं। आरबीआई का यूडीजीएएम पोर्टल सहभागी बैंकों में अनक्लेम्ड बैंक डिपॉजिट की मुख्य खोज सुविधा, सेंट्रल सर्च फैसिलिटी देता है, जबकि दावा निपटान सेटलमेंट संबंधित बैंकों द्वारा किया जाता है।
यू यूडीजीएम का अर्थ है अनक्लेम्ड डिपॉजिट। जी गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, ठीक है। आपकी पूंजी आपका अधिकार। पहल का केंद्र बिंदु यह है नागरिकों की मेहनत की कमाई उन तक उनके वैध वारसों तक जो है सुरक्षित रूप से लौटे। डीईए फंड योजना 2014 में आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 26 के तहत डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड की स्थापना बनाई गई थी। एससीडब्ल्यूएफ सरकार द्वारा फाइनेंस एक्ट 2015 के तहत जो है स्थापित किया गया था। भारत में प्रतिभूति और पूंजी बाजार का प्रमुख विनियामक सेबी, जिसका गठन 1988 में हुआ और 1992 में इसे वैधानिक दर्जा दिया गया। ये प्रीलिम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आरबीआई का गठन जो है आरबीआई अधिनियम 1934 के आधार पे हुआ है। आरबीआई 1 अप्रैल 1935 से जो है काम करना शुरू किया था। पहले आरबीआई का कार्यालय कोलकाता में था और 1937 में मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। आईआरडीएआई का गठन जो है बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण 1999 IRDA एक्ट 1999 के तहत हुआ था। पेंशन क्षेत्र के लिए प्रमुख प्राधिकरण पीएफआरडीए है। इसके लिए पीएफआरडीए अधिनियम 2013 एक्ट के आधार पर बनाया गया और इसे 1 फरवरी 2014 से लागू किया गया। आईईपीएफए की स्थापना कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 के तहत आईपीएफ के प्रशासन के लिए बनाया गया। तो दोस्तों आज का जो है टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं और अगर क्लास आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ सुधार चाहते हैं तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हम आपको अधिक से अधिक गुणवत्तापूर्ण जो है फैक्ट आपको दे सकें। ठीक है, चलिए अगले क्लास में हम आपसे जल्दी मिलेंगे। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।